So let us start the next topic. Actually, the topic we are very much familiar with this. So what happen when the metal react with water? So this is the topic. What happen when metal react with water? We know very well. कुछ ऐसे मेटल से पानी में जैसे उसको डालते हैं तो एक ज़ोर से ऐसे आवाज़ आती है, सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल, जिनको पानी में डालते हैं हाइड्रोजन गैस निकलती है, ब्लास्ट होता है। ये हमको पहले से पता है। तो ये सिंपल है कि मेटल के साथ अगर कोई रिएक्शन होती है तो क्या होगा। एक बुक में एक फिगर दी हुई है, इसको अगर देखेंगे आप, जैसे ये मेटल सैंपल लिया हुआ है, बर्नर से हीट किया है और बर्नर से हीट करने के बाद ये है इधर वाटर। ये जो मेटल सैंपल है इसको ये वाटर सोक्ड है। यहाँ से इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से स्टीम आएगी ऐसी ऐसी, एंड दिस मेटल स्ट्रिप व्हेन रिएक्ट इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। दैट हाइड्रोजन गैस कम्स फ्रॉम दिस डिलीवरी ट्यूब, यहाँ से ऐसे ऐसे आएगी और पानी से ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारे लिए समझने वाली बात है कि एनी मेटल व्हेन बर्न इन एयर it produce actually in burning air it produce its oxide, but when it passes the steam, तो पानी में अगर डिजॉल्व करते हैं तो it produce हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ दिया हुआ है, देखो आप, when metal react with water it produce metal oxide and hydrogen gas। तो कोई भी मेटल हो, मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिजॉल्व इन वाटर, अगर पानी में डिजॉल्व करते हैं उसको तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, पानी में डिजॉल्व होने वाला है। तो जैसे सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स हैं वो वायलेंटली ठंडे पानी में भी रिएक्ट होते हैं। जैसे सोडियम है, पानी में रिएक्ट हुआ तो डायरेक्टली हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये वाली रिएक्शन, और हीट एनर्जी बनती है, ये वाली रिएक्शन। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखते हैं, ये उस दिन हम पढ़े थे। तो ये रिएक्शन को आप लोगों को ध्यान रखना है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर, कैल्शियम को अगर पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एक्चुअली ये रिएक्शन कैसी है, चूना सबको मालूम है, जैसा कैल्शियम प्लस H2O। तो ये कैल्शियम प्लस H2O से क्या होगा, सबसे पहले बनता है CaO, ये होगा कैल्शियम ऑक्साइड। पहले स्टेप में क्या बनता है, CaO। फिर इसमें H2O और डाल दिए, H2, पानी दो, यहाँ दो लिए ना, दो मोलिकुल वाटर के, तब जाके ये CaOH/2 बना। तब ये CaOH/2 बना। एक्चुअली ये CaOH/2 और किससे बनता है, ये देखो CO3, इसको हीट करने से CaO बनता है प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती। यह चूना, CaCO3 क्या है, चूना, इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो CaO बना, एंड व्हेन दिस CaO डिजॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो आप लोगों को ये CaO दिख रहा है ना, दिस CaO
ये है लाइम से बना हुआ, ये है लाइम, CaCO3 मतलब चूना है, नहीं है, चूना है, तो ये लाइम से बना हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं क्विक लाइम। और ये जो CaOH/2 इसको बोलते हैं स्लेक लाइम। घर में गांव में जो चूना मारते हैं ना, तो ये CaOH/2 होता है। तो कैल्शियम को पानी में डिसॉल्व करने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दिस मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर। ये थोड़ा डिफरेंस है, कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट होते हैं, कुछ मेटल्स हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम मेटल के बारे में हमको पता है, हम पहले ही उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो एल्यूमिनियम मेटल है, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम के साथ आयरन, ये डायरेक्टली डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, बट दे रिएक्ट विथ द स्टीम ओनली। भाप जो होती है ना, स्टीम के साथ ही ये रिएक्ट होते हैं। कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं होते और हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं होते। लेकिन रिएक्ट होने के बाद वी गेट metal oxide and hydrogen gas. So this aluminum oxide which produced, this aluminum oxide is having the property to react with acid also and base also. So it is known as amphoteric oxide. दोनों के साथ रिएक्ट होता है ना, इसलिए उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। The next topic is the what happens when metal react with acids. Same, metal react with acid. This acid, dilute acid itself have the H and H2O. और हमने पहले ही डिस्कस किया था, मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ होगी तो हाइड्रोजन गैस बनता है कि नहीं। और वो मिनरल एसिड है, तो जो ये कंटेंट बचा इससे साल्ट बनेगा। इसलिए मेटल की अगर किसी एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है, ये एक ध्यान रखना। यहाँ दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। 2-3 एग्जांपल्स थे ना इसमें। ये एग्जांपल्स में देखो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आप ट्राई करके देख सकते हो। लेकिन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है, नाइट्रिक एसिड जैसे के साथ रिएक्ट होते हैं, क्योंकि नाइट्रिक एसिड ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मीन्स इट इटसेल्फ इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी ना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन के साथ मिलके पानी बन जाएगा। गॉट इट? So it oxides H2 to produce the water and itself get reduced to many of the nitrogen oxides. अलग अलग, क्योंकि नाइट्रिक एसिड है ना, तो नाइट्रिक एसिड है तो क्या होगा, बहुत सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है आपको, और बड़े हो जाने के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगा ना उसमें भी आता है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाइट्रिक एसिड ये ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज करके पानी बनाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
but magnesium and manganese react with dilute nitric acid and it produce hydrogen gas. इसमें और एक बात है, जैसा when the reaction of metal with acid, that reaction may be exothermic. वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकती है या एंडोथर्मिक हो सकती है। एक्सो मीन्स बाहर, हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, जैसा ये कंटेनर है, हीट एनर्जी बाहर जा रही है, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स हीट एब्सॉर्ब हो रही है सॉल्यूशन में, दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब एक कंटेनर में जहाँ रिएक्शन हो रही है वहाँ से हीट एनर्जी बाहर जा रही है, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें होने वाली रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे अगर हीट एनर्जी बाहर जा रही तो। और हीट एनर्जी मतलब बाहर से अंदर एब्सॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये ध्यान रखना। ठीक है, कि द रिएक्शन वाज ऑलमोस्ट एक्सोथर्मिक इन केस, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन मेटल के साथ में होती हो तो, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनेंगे तो बबल्स बनेंगे, बबल्स बाहर आएंगे। तो रिएक्टिविटी जो सीरीज दी हुई है, दैट रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर, ये जो दिया है ना, ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इस डायरेक्शन में रिएक्टिविटी होती है। इन केस ऑफ कॉपर नो बबल वेर सीन एंड द टेम्परेचर आल्सो रिमेन अनचेंज। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसमें मैग्नीशियम की है। ये ध्यान रखना है। The next topic is how do metal react with the solution of other metal salt? मेटल की दूसरे किसी मेटल साल्ट के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा। इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज है, ये हमको समझना है और हमें याद करना है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अपने को क्या याद करना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले चैप्टर में जो हम पढ़े। जैसा मेटल ऑफ ए एंड साल्ट ऑफ बी, तो ये देखो साल्ट ऑफ ए हो जाता है इधर और मेटल ऑफ बी हो जाता है, मतलब ये इधर का इधर गया, इधर का इधर गया, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते समय हमारे को किसी भी हालत में ये पता होना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। अब एक बात बताओ तुम लोग, जैसे दो बदमाश मोटे मोटे लड़के हैं और एक छोटा सा बारीक हड्डी वाला लड़का है, ऐसे छोटा सा, मान लो छोटा सा ऐसा हड्डी वाला लड़का है और दो मोटे मोटे लड़के समझ लो बढ़िया से। अब ये दो मोटे मोटे जो लड़के हैं, ये इसको तो कभी भी उठा के मार सकते हैं ना, क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी ये बारीक वाले से। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो उसको ख़त्म कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, उठा के पटक सकते हैं, उठा के वहाँ से फेंक सकते हैं। बस ये सीधा सीधा छोटा सा कंसेप्ट है। यानी जिसकी एनर्जी ज़्यादा या जिसकी एक्टिविटी ज़्यादा वो उसको एक्सचेंज कर सकता है, जिसकी एक्टिविटी कम वो एक्सचेंज नहीं कर सकता। इसलिए एक सीरीज दी हुई है ये, इस सीरीज को गौर से देखो, इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। सबसे ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट्स ये हैं, सबसे कम एक्टिव एलिमेंट्स ये हैं और बीच वाले ये हैं। मतलब रिएक्टिविटी जो है बढ़ रही है ऐसे, मतलब
पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम कम है, उससे कैल्शियम कम है, उससे मैग्नीशियम कम है, उससे एल्यूमिनियम कम है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैग्नीशियम और पोटेशियम ऐसे लेते हैं, हम समझते हैं, अगर कोई रिएक्शन है जैसे Mg के साथ K का साल्ट है KCl, यहाँ K ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन ऐसे MgCl2 प्लस K ऐसी नहीं होगी, क्योंकि पोटेशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो पोटेशियम मैग्नीशियम को एक्सचेंज करने नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो पोटेशियम के साल्ट में उनका जो बॉन्डिंग होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। नहीं, मैग्नीशियम की क्या हिम्मत, मैग्नीशियम तो छोटा है, उससे कम रिएक्टिव वाला है, मैग्नीशियम की हिम्मत नहीं है कि वो पोटेशियम को वहाँ से हटा सके। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते, इसे कहा जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर MgCl2 है और K प्लस MgCl2, तो पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, इसलिए ये 2K रहेंगे, तो 2KCl दो है ना, ये Cl2 दो है ना ये वाले, इसलिए दो और ये दो लगेंगे, ऐसा 2KCl बन जाएंगे प्लस Mg। ये रिएक्शन पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज पोटेशियम कैन रिप्लेस द मैग्नीशियम, पोटेशियम कैन रिप्लेस द मैग्नीशियम, याद रखना है। दिस पोटेशियम कैन रिप्लेस द मैग्नीशियम। जैसे आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, अभी जैसा ये मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं, ये मैग्नीशियम और ये कॉपर, इसमें मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। हमारे पास अगर जैसा Mg है, Mg प्लस CuCl, इट प्रोड्यूस, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, CuCl2, तो MgCl2 बनेगा प्लस Cu बनेगा। सो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल। लेकिन अगर उल्टी रिएक्शन हो तो, जैसा Cu प्लस MgCl2, इट प्रोड्यूस CuCl2 प्लस Mg। यानी जो ज़्यादा एक्टिव है, मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो ज़्यादा एक्टिव है इस ज़्यादा एक्टिव वाले को वहाँ से रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन वो ज़्यादा एक्टिव वाला दूसरे को रिप्लेस कर सकता है। ये भूलना ही नहीं है इस सीरीज को। तो ये सीरीज को याद कैसे रखना है, इस सीरीज को याद करने के लिए बहुत सिंपल है ये वाला। जैसा ये K है ना, तो इसको K मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Pb, ये आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, या कोई अगर फनी आइडिया है याद रखने की तो उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे ये बच्चों को जैसे इजीली ऐसा याद रहता है ना, देखो, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। बात समझ में? ये देखो, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी
Q मिली सिल्वर ऑडी। ऐसा करके आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे याद रखते हो, कोई जरूरी नहीं ऐसे याद रखना, दैट इज अप टू यू कि आपको कैसे याद रखना है, या आप सोच सकते हो इसको कैसे याद रखना है। तो इसके बाद वाला जो टॉपिक है, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ईच अदर, इसमें हमको इतना ही याद रखना है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। Metals donate electron, non-metal accept electron. So there is probability of having bonding between metals and non-metals. So what type of bonding is there in the metals and non-metals, we will see. So how do metals and non-metal react with each other? We are very much familiar that the metals are electropositive, means they are positively charged when it donates the electron. Metals are electropositive and non-metals are electronegative. They are accepting electrons and get it negatively charged. So metals are electropositive and non-metals are electronegative. इसका मतलब है कि मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जब मेटल इलेक्ट्रॉन देंगे और अगर उसी से नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा तो डेफिनेटली दे विल हैव द सम अटैचमेंट, देयर शुड बी सम बॉन्डिंग, कुछ ना कुछ बॉन्डिंग होगी आपस में। जब एक दूसरे से लेंगे देंगे, दोस्ती कैसे होती है आप लोगों की, एक दूसरे को कुछ देते लेते है ना, किसी का टिफिन खाते हैं, किसी का चिवड़ा खाते हैं, कुछ आपस में कुछ ऐसा करते हैं तभी तो दोस्ती होती है ना। तो नेचुरली जब मेटल नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग ऐसा कुछ ना कुछ होगा, सो देयर शुड बी सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग एंड दैट बॉन्डिंग is known as ionic bonding or electrovalent bonding, because actually when metal forms positive ion and non-metal form negative ion and these two come closer to each other, they are having the electrostatic force of attraction between them and that is the ionic bond. So the best example to understand the example of NaCl. NaCl का एग्जाम्पल समझने के लिए बेस्ट है। दूसरा एग्जाम्पल है वो भी देखेंगे हम लोग, जैसा सोडियम एटॉमिक नंबर 11, we know the electronic configuration is 2 8 and 1, means outermost shell is having one electron. So this one electron inner shell is filled with cell. अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये वाली जो शेल होगी वो बाहर की शेल समझ जाएगी और ये पूरी तरह भरी हुई मतलब वो स्टेबल हो जाएगा। इसलिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, देने के लिए तैयार हो जाता है और क्या बन जाता है वो Na प्लस बन जाता है। ऐसी सेम सिचुएशन कहाँ पर रहती है, ऐसा क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 2 8 and 7। इसके बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। कितने होने चाहिए, 8। तो क्या होता है, ऐसे समय ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ये ले लेता है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाता है 2 8 8 और 2 8 8 मींस वन इलेक्ट्रॉन इज मोर इन क्लोरीन, सो दैट फॉर्म द Cl नेगेटिव। ऐसी स्थिति ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको लिया तो ये माइनस हो गया। सो देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा दोनों के बीच में, ऐसा Na प्लस और Cl माइनस, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ओके, इसके स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहर ऐसे ये नहीं, ये नहीं एग्जांपल लेते हैं, बाहर की शेल में इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये बाहर की शेल है, वी आर टॉकिंग ओवर आउटर मोस्ट शेल, बाहर की शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के बाहर की शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 7। सोडियम के बाहर की शेल का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह भी हम लोग इसको
एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंड दिस कंपाउंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स और दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग. अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम MgCl2. ये भी समझते हैं, इसमें भी इजी है. अब जैसा देखो इफ वी नो 1 to 1, इसमें 1 से 1, यहाँ देखो 1 से 2 है इसलिए समझना जरूरी है. अगर ये एग्जांपल लेते हैं Mg मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन कितना है 2 8 और 2 मीन्स आउटर मोस्ट शेल कंटेन ठीक 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन से बाहर के शेल में. और ये वाली शेल कैसी है ये अंदर वाली है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दिए तो 8 इलेक्ट्रॉन वाली शेल बाहर हो जाएगी, मतलब आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड रहेगी. एक्चुअली इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, लास्ट वाले में भी तो 6 इलेक्ट्रॉन तो कहीं से मिलेंगे नहीं, इसलिए उसकी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन देने की. तो ये मैग्नीशियम क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है और 2 इलेक्ट्रॉन देने से उसके ऊपर चार्ज आता है Mg+2. अब जैसा क्लोरीन हमने अभी एग्जाम्पल लिए इधर के, जैसा क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 वही सेम 2 8 एंड 7. इस क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बाहर के शेल में 8 होने के लिए. ऐसे अगर 2 क्लोरीन एटम 2 8 और 7 ऐसे वाले अगर 2 क्लोरीन एटम तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में ये Mg के 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो दोनों क्लोरीन एक Cl- बन जाएगा दूसरा भी Cl- बन जाएगा. 2 Cl- ये भी खुश हो गया ये भी खुश हो गया, यानी एक मैग्नीशियम ने 2 को खुश कर दिया. देखो सोचो तो नेचुरली क्या होगा ये मैग्नीशियम के साथ ये जब +2 चार्ज में है तो एक क्लोरीन माइनस चार्ज में दूसरा क्लोरीन माइनस चार्ज में, ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग रहेंगे और ये MgCl2 के फॉर्म में अस्तित्व में रहेगा. ये NaCl के फॉर्म में था. गॉट इट. इसका भी हम बना सकते हैं अगर आप चाहो तो ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हो जैसा ये मैग्नीशियम है ना, या लिख सकते हैं मैग्नीशियम के बाहर के शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन से बाहर के शेल को दिखा रहे हैं, बाहर के शेल पे ये क्लोरीन के इधर 2 शेल 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया माइनस, ऐसे भी देखा जाता है. आफ्टर ऑल दिस इज द आयनिक कंपाउंड, दिस इज द आयनिक कंपाउंड. So this type of compounds is known as ionic compound. ये जो ionic compounds हैं ये ionic compounds strong होते हैं, उसके बीच में जो bonding होती है ना ये strong होती है. और bonding कैसे होती है जो ये जो compounds maximum ionic compounds है ये solid होते हैं और solid तो होते हैं लेकिन hard होते हैं, वो easily ब्रेक नहीं होते, यानी ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगती है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है. दिस इज द प्रॉपर्टी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है इसके बीच में ज़्यादा होता है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे ज़्यादा होता है. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे ज़्यादा होता है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मीन्स व्हाट एनर्जी हीट एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी सॉलिड टू लिक्विड तो मेल्ट हो जाएगा. मेल्ट तो सॉलिड से लिक्विड होने लगे अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा नहीं लगेगा क्या, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे उनका ज़्यादा होता है. दूसरी बात उनकी जो सोलुबिलिटी है, मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर सोलुबल इन वाटर, मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर सोलुबल इन वाटर एंड इनसोलुबल इन सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन पेट्रोल, इसमें इनसोलुबल होता है, पानी में सोलुबल हो जाता है. उस एक्चुअली क्या होता है पानी में जैसे सोलुबल हो जाएंगे तो ये जो NaCl है ये पानी में जाते ही Na+ बना देगा और Cl- बना देगा. और ये जो MgCl2 है ना ये पानी में जाते ही MgCl2 बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है फिर भी Mg+2 के फॉर्म में आ जाएगा Cl- ऐसे बना देगा, ऐसे फॉर्मेशन का हो जाता है. तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है. उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी,
इनका जो भी सॉल्यूशन, जैसे NaCl का जो सॉल्यूशन है, ये 11th में आपको NaCl का जो सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन को ब्रीन बोलते हैं और इससे बहुत कुछ सोडियम के कंपाउंड जो बनाते हैं। लेकिन ये NaCl का जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन या कोई भी आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक एनर्जी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो दैट आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है और इतना ही है इस चैप्टर में। और ये सब जब पढ़ोगे आप ये चैप्टर में, ये चैप्टर यहाँ पर इस 2020 के लिए ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, क्योंकि जो सिलेबस इसके बाद वाला था वो CBSE ने डिलीट कर दिया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे।